हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया है। तो आई होप आप लोगों ने मेरे पिछले 2 लेक्चर वर्क, एनर्जी एंड पावर पे फॉलो करे होंगे। आज हमारा 3rd लेक्चर है वर्क, एनर्जी, पावर का, और आज हम पढ़ेंगे कंजर्वेटिव फोर्सेस के बारे में और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के बारे में। ठीक है, कंजर्वेटिव फोर्सेस कौन से होते हैं? जैसा कि नाम से पता लग रहा है, जो कंजर्व्ड रहते हैं। कंजर्व्ड मतलब उनका वर्क डन कंजर्व्ड रहता है। कंजर्व्ड से मेरा मतलब है कि पाथ पे डिपेंड नहीं करता उनका वर्क, उनका इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है। सपोज करो कि कोई भी एक चीज है, ये एक इनिशियल पॉइंट है, ये एक फाइनल पॉइंट है। तो एक तरीका तो ये है कि मैं यहां से यहां चला जाऊं। ठीक है, पहले हेडिंग डाल लो, कंजर्वेटिव फोर्स एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, हम फिलहाल कंजर्वेटिव फोर्सेस की बात कर रहे हैं। कंजर्वेटिव फोर्सेस वो होते हैं जो इंडिपेंडेंट होते हैं, इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। ठीक है, एंक्लोज्ड लूप में वर्क डन इज 0। वर्क डन 0 है। अच्छा, पहले हम ये पॉइंट समझते हैं। सपोज करो ये पॉइंट है A, ये पॉइंट है B। तो पहला पाथ तो ये हो गया। अगर मुझे A से B जाना है तो पहला पाथ तो ये हो गया। दूसरा तरीका हो सकता है कि मैं उस पार्टिकल को इस तरह से ले जाऊं, ये दूसरा पाथ हो गया। तीसरा तरीका है मैं उसको ऐसे ले जाऊं, ये तीसरा पाथ हो गया। और चौथा तरीका है कि मैं उसको ऐसे ले जाऊं। ऐसे बहुत सारे तरीके हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम ये 4 तरीके देखते हैं। ठीक है, तो कंजर्वेटिव फोर्सेस वो फोर्स होते हैं जब वर्क डन इन पाथ 1 is equals to work done in path 2 is equals to work done in path 3 is equals to work done in path 4। यानी कि जो फर्स्ट में वर्क हुआ उतना ही वर्क हमें सेकंड में लगेगा, उतना ही वर्क हमें थर्ड में लगेगा, उतना ही वर्क हमें फोर्थ में लगेगा। ठीक है, अब आप बोलोगे सर ऐसे भी कोई फोर्सेस होते हैं? हाँ जी, बिल्कुल होते हैं। पहला होता है आपका ग्रेविटेशनल फोर्स, दूसरा होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो आप पढ़ोगे 12th क्लास में फर्स्ट चैप्टर। एक और होता है स्प्रिंग फोर्स, ये होते हैं कंजर्वेटिव फोर्सेस। अभी हम दिखाएंगे, आपको साबित करेंगे अपनी बात को। फिलहाल आप यह सुन लो, कंजर्वेटिव फोर्सेस वो होते हैं जो पाथ पे डिपेंड नहीं करते, वो इंडिपेंडेंट होते हैं पाथ से। वो पाथ पे डिपेंड नहीं करते, वो डिपेंड क्या करते हैं? इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। अच्छा, दूसरा, एनक्लोज्ड लूप में वर्क डन 0 होता है। एनक्लोज्ड लूप में वर्क डन 0 होता है। कैसे होगा? देखो, ये 2 पॉइंट हैं
मैं यहां से आया, फिर यहां से यहां आ गया, तो ये क्लोज लूप हो गई। तो इनिशियल पोजीशन मेरी क्या थी, ये। फाइनल पोजीशन मेरी क्या है, अगेन ये। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गई मेरी, 0। तो वर्क डन क्या हो जाएगा, 0। एनक्लोज्ड लूप में आपकी डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाती है, तो वर्क डन 0 हो जाता है। लेकिन ऐसा नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस में नहीं होता। नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस कौन से होते हैं, पहले आप ये नोट करो, उसके बाद देखते हैं। चलिए देखते हैं। अच्छा, एक लाइन लिखो नोट करके, ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि एनक्लोज्ड पाथ में वर्क डन 0 हो। सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव के केस में ऐसा होता है। कंजर्वेटिव में सिर्फ एनक्लोज्ड में 0 वर्क होगा, ठीक है। फिर आते हैं आपके नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। अब नॉन कंजर्वेटिव क्या होते हैं, जैसे कि आपका एग्जांपल है फ्रिक्शन। अब देखो, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस वो होते हैं जो पाथ पे डिपेंड करते हैं। एनक्लोज्ड लूप में वर्क 0 नहीं होता, वर्क 0 नहीं होता। या इसको आप लिख सकते हो कुछ ऐसे नोट्स में अपने, वर्क इज नॉट इक्वल्स टू 0 एनक्लोज्ड लूप में। देखो ना, एक पॉइंट है ए, एक पॉइंट है बी, इन दोनों को मैंने ज्वाइन किया हुआ है। यहां एक मास है m, इस डायरेक्शन में गया तो फ्रिक्शन लगेगा इस डायरेक्शन में। सपोज करो दोनों के बीच का डिस्टेंस है s, तो a टू b जाने में कितना वर्क हुआ, -f इंटू s, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन का फोर्स है, ठीक है। ये तो हो गया वर्क 1। दूसरा देखें, ये जब यहां पे पहुंच गया था तो ये इधर वापस आने लगा, तो फ्रिक्शन लगेगा इस डायरेक्शन में। अब की बार फ्रिक्शन अपोजेस रिलेटिव मोशन ऑफ द बॉडी, बताया था ना लॉज ऑफ मोशन में। तो अगेन वर्क 2 क्या होगा, -f इंटू s। तो नेटवर्क कितना हुआ, -fs -fs -2fs। हुआ 0? नहीं हुआ 0। तो ये है परिभाषा नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस की, ठीक है। इसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है आपका स्कूल लेवल पे कि प्रूव करिए कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो कंजर्वेटिव फोर्स है। वो हम प्रूव करेंगे, पहले आप इसको नोट करो। हेडिंग डालो बच्चों, टू प्रूव ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। ये इंपॉर्टेंट है, स्कूल में एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, मास्टर लोग देते हैं, और हमारे स्कूल के मास्टर का तो काफी फेवरेट टॉपिक रह चुका है ये। चलिए देखते हैं। देखो बच्चों, 2 स्टेजेस हैं। यहां पे एक ब्लॉक रखा हुआ है m मास का, और ये h हाइट ऊपर इसको हमें पहुंचाना है। तो क्योंकि हमें प्रूव करना है कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो पाथ इंडिपेंडेंट है, तो पहले हमने क्या करा, इसको यहां से डायरेक्ट ऊपर पहुंचाया, सीधा सीधा।
तो जाहिर सी बात है H हाइट ऊपर गया होगा ये। उसके बाद हमने क्या करा, इसको ऐसे पहुंचाया, ये हो गया आपका H1, ये H2, ये H3, ये H4, ये H5 और ये H6। ठीक है। अच्छा, अब देखो जरा पहले वाला केस देखें, ये पाथ 1 है। अरे यार मार्कर खत्म हो गया, 2 मिनट रुकते हैं। तो बच्चों पहला केस ले, पहला केस ले, ये पाथ 1 हो गया, ये पाथ 2 हो गया। पहले इन 2 में देखते हैं, फिर एक और पाथ लेंगे, मजा आएगा पूरा। अच्छा, यहां पे डेरिवेशन है ये पूरी, तो आपको लिखना पड़ेगा लेट अस सपोज अ ब्लॉक ऑफ मास m being taken to a height h through 3 different paths। उसके बाद आप एक डायग्राम ड्रॉ करेंगे, उसके बाद आप लिखेंगे इन पाथ 1 फोर्स बॉडी पे, ग्रेविटेशनल फोर्स के अकॉर्डिंग हम वर्क देख रहे हैं, तो हम यहां देखेंगे फोर्स लग रहा होगा mg नीचे, और डिस्प्लेसमेंट है h हाइट की। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट है h हाइट की। समझ आ रहा है? अब देखो, अब देखना ध्यान से, जो वर्क डन है, जो वर्क डन है वो mg इंटू एच हो जाएगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अभी थीटा के बारे में सोचना छोड़ दो, क्यों? क्योंकि हम तीनों पाथ में नीचे से ऊपर ही जा रहे हैं, तो वो चाहे वर्क नेगेटिव लगाओ या पॉजिटिव लगाओ, हमें फिलहाल मैग्नीट्यूड से मतलब है, क्योंकि जो वर्क है वो आपका स्केलर क्वांटिटी होता है, तो हमें जाहिर सी बात है मैग्नीट्यूड से मतलब है। और वैसे भी हमें जाना तो नीचे से ऊपर ही है, तो चाहे हम तीनों हर पाथ में नेगेटिव लगा दें या हर पाथ में पॉजिटिव लगा दें, अल्टीमेटली हमें चाहिए क्या कि तीनों का मैग्नीट्यूड सेम आना चाहिए, साइन तीनों के सेम रहेंगे, या तो यार पॉजिटिव ले लो या नेगेटिव ले लो, वो आपकी मर्जी है। फिलहाल mgh हो जाएगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो वर्क डन हो गया आपका mgh। सिंपल सिंपल भाई, यहां से यहां तक का डिस्प्लेसमेंट है h, फोर्स लग रहा है नीचे mg, तो mg इंटू एच हो गया, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और हमारा mgh में ऊपर वर्क डन हो गया। ठीक है, समझ गए हम। ये तो हो गया पाथ 1। जरा पाथ 2 की बात करें। पाथ 2 में देखो, अब ये ब्लॉक थोड़ा बड़ा है तो मैं इसको यहां पे पॉइंट की तरह बना देता हूं ताकि समझने में आपको आसानी रहे। ओहो, तो बच्चों हमने पाथ 1 में देख लिया कि वर्क डन हमारा mgh आया है। जरा पाथ 2 की बात करें। तो देखो, पाथ 2 शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज समझा दूं। हम यहां से यहां तक लेकर जाएंगे, तो यहां ऐसे ऐसे हर जगह का वर्क जोड़ना पड़ेगा हमें, यानी कि हमें यहां तक आने का वर्क जोड़ना पड़ेगा, उसमें यहां तक आने का, फिर यहां 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 यहां, ऐसे सारे वर्क जोड़ने पड़ेंगे, छोटे वर्क सारे। अच्छा चलो ठीक है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। वर्टिकल कंपोनेंट वाले, पहले हम वर्टिकल कंपोनेंट वाले जोड़ लें, तो वर्क डन क्या होंगे? mgh1, mgh2, mgh3, mgh1 प्लस mgh2 अप टू कहां तक होगा? mgh6। आप लोग पूरा लिख लेना, h1, h2, h3, h4, h5, h6। तो इसको मैं लिख सकता हूं mg ब्रैकेट में h1 प्लस h2 प्लस h3 प्लस h4 प्लस h5 प्लस h6। ठीक है,
ये हो गया हमारा वर्क 1 जो वर्टिकल, चलो डब्ल्यू वी लिख लेते हैं इसको, ये ओमेगा जैसा बन गया, ठीक है। वर्क वर्टिकल, वर्क हॉरिजॉन्टल क्या होगा? वर्क हॉरिजॉन्टल बेटा होगा 0। क्यों होगा 0? देखो आप यहां से यहां तक लाए, सपोज करो, सपोज सिर्फ ये पॉइंट ए है, ये बी है, सी डी, ठीक है। समझाने के लिए मैंने पॉइंट्स लिखे हैं। आप ए टू बी लाए तो जाहिर सी बात है mgh1 हुआ, mgh1 यहां तक हो गया, उसमें ऐड क्या होगा? बी टू सी का वर्क। अब बी टू सी में डिस्प्लेसमेंट है हमारा इस डायरेक्शन में, फोर्स mg लग रहा है इस डायरेक्शन में, ये हो गया 90 डिग्री, और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो वहां का वर्क डन हो जाता है हमारा 0। ये तो बात पता ही है हमें। तो बी टू सी का वर्क 0, फिर सी टू डी का वर्क क्या होगा? फिर गए हम सी टू डी का वर्क, इसमें ऐड होगा, प्लस डी टू इस पॉइंट का 0, अगेन इस पॉइंट से इस पॉइंट का वर्क ऐड होगा। तो हम ये देख सकते हैं कि हमारे सारे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो होंगे वर्क के वो 0 हो जाएंगे। तो टोटल वर्क क्या होगा? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 0, वर्टिकल हमारा ये है, तो नेट वर्क कितना होगा? W वर्टिकल प्लस W हॉरिजॉन्टल, तो ये हो गया हमारा mg ब्रैकेट में h1 से लेके h6 तक ऐड हो गए हमारे, ठीक है। अब देखो h1 प्लस h2 प्लस h3 प्लस h4 प्लस h5 प्लस h6 क्या है? कैप पूरा h है, तो ये क्या हुआ? mgh। पाथ 1 में कितना आया था? mgh। पाथ, इसको लिख रहे पाथ 1, ये हो गया हमारा पाथ 2 P2। तो हमें पता लग गया कि पाथ 1 और पाथ 2 में हमारा जो वर्क डन है वो mgh है। हमने कहा यार एक फ्लूक हो सकता है, ये 2 पाथ में आ गया, एक तीसरा पाथ किसी भी एक रैंडम एंगल पे, थीटा एंगल पे ले लें, यहां पे हमने m रख दिया, ये लेंथ l है, हाइट तो क्योंकि h ही है, हमने क्या करा एक सीढ़ी लगा दी, ऐसे समझ लो कि एक लैडर है, हम लैडर से इसको ऊपर ले, स्लाइड है, स्लाइड से इसको ऊपर लेके जा रहे हैं, स्लाइड की लेंथ है l, और वो किसी भी एक पर्टिकुलर एंगल थीटा पे है, वो थीटा कुछ भी हो सकता है, ठीक है, 0 से लेके यहां तक के बीच में, 0 से लेके 90 के बीच में, ठीक है। अच्छा ठीक है, चलो देखते, पहले आप ये नोट कर लो, फिर हम पाथ 3 भी देख लेंगे। ध्यान से देखना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है ये। अब आता है हमारा पाथ 3। ठीक है, पाथ 3 आता है हमारा। अब तो देखो यहां पर हमें m को जो है वो ऊपर लेकर जाना है। जरा मैं यहां पे एक ऐसे डायग्राम बना लूं, हमारा ब्लॉक रखा हुआ है यहां पर m मास का, ठीक है। अब ये पूरी लेंथ हमारी l है, ये एंगल थीटा है और ये हाइट है h, ठीक है। वर्क डन क्या होता है? Fs वर्क डन क्या होता है? वर्क डन आपका होता है Fs cos थीटा। दिख रहा है कैमरे में? जी हां दिख रहा है। अच्छा बच्चों, अब कुछ लोग बोलेंगे कि सर यहां पे mg में और इसमें तो एंगल
है कुछ, थीटा की वैल्यू हो जाएगी? बेटा नहीं होगी। क्यों? देखो ये एफ एस ही रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि मैं कैसे बताऊं, देखो एक अलग से डायग्राम बनाता हूं। सपोज करो कि यहां पे एम पहुंच गया, हम इसको लेके जा रहे हैं इस डायरेक्शन में, यानी कि हमारी डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में होगी। तो जिस फोर्स के अगेंस्ट हम इसको लेकर जा रहे हैं, जिस फोर्स के अगेंस्ट, ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना मैं क्या बता रहा हूं, जिस फोर्स के अगेंस्ट हम इसको लेके जा रहे हैं वो कुछ इस डायरेक्शन में लग रहा होगा। ठीक है, फोर्स बिल्कुल अपोजिट ही लगेगा। भाई यहां तो ये ब्लॉक पे टिक गई है ना, तो इस डायरेक्शन का फोर्स तो लग ही नहीं सकता इसके ऊपर, कंपोनेंट हो जाएंगे उसके। जो एम जी कॉस थीटा लग भी रहा होगा इस थीटा की वजह से, वो नॉर्मल रिएक्शन, वो नॉर्मल बैलेंस आउट कर देगा। तो जिस फोर्स के लॉज ऑफ मोशन में पड़ा है ना, जब इंक्लाइन पे ब्लॉक रखा होता है किसी एंगल थीटा पे, तो एम जी कॉस थीटा नॉर्मल बैलेंस कर देता है, और जब हम उसके ऊपर फोर्स लगाते हैं तो इधर एम जी साइन थीटा के अगेंस्ट लगाते हैं। मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल जो फोर्स होता है, स्लाइड डाउन करती है, एक न्यूमेरिकल मैंने कराया था फ्रिक्शन में, कि मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन सा फोर्स था उसमें, एम जी साइन थीटा। तो सिमिलरली जब हम डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ इसका करेंगे तो अपोजिट फोर्स एम जी साइन थीटा होगा। अब ये देखो, सब भूल जाओ कि किस एंगल पे है, सिर्फ ये देखो कि ये ब्लॉक है, फोर्स इधर, डिस्प्लेसमेंट इधर, तो कोई एंगल नहीं है। 180 है या 0, कुछ भी मान लो, कुछ भी मान, 180 मान लो, पूरे हर जगह माइनस माइनस, वो मैंने स्टार्टिंग में बता ही दिया था आपको। तो cos थीटा तो यहां से हट जाएगा, सीधा सीधा एक फॉर्मूला बचेगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट का, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट का। अच्छा ठीक है, हम ये समझ गए। फोर्स क्या लग रहा है यहां पर, एम जी साइन थीटा, जिसके अगेंस्ट हम वर्क कर रहे हैं। डिस्प्लेसमेंट क्या है हमारी, एल, डिस्प्लेसमेंट इस केस में एल है। अब आप लोग कहोगे सर ये तो एम जी एच नहीं है, यही बात है ना। अच्छा एक बात बताओ, साइन थीटा क्या होगा, एच अपॉन एल। साइन थीटा क्या होगा, साइन थीटा क्या होता है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, एच अपॉन एल। जरा यहां पुट कर दो, तो एम जी एच अपॉन एल इंटू एल, एल से एल मर गया, तो वर्क डन कितना आया, एम जी एच। समझ आ गया? दोबारा समझाऊं, दोबारा समझाता हूं। हम इसको एक इंक्लिनेशन पे ऊपर लेके जा रहे हैं, तो जिस फोर्स के अगेंस्ट हम वर्क कर रहे हैं वो एम जी साइन थीटा होगा। तो फोर्स की जगह हमने एम जी साइन थीटा ले लिया। डिस्प्लेसमेंट कितना मूव करना है हमें, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, इसकी डिस्टेंस है एल, तो हमने एल ले लिया। अब हमें इसको एम जी एच में लेकर आना ही है, और ये आ भी रहा है, सीधी सी बात है। जरा साइन थीटा, हम थीटा एलिमिनेट अगर पूरा करना चाहें इसमें से, तो साइन थीटा जरा देखो, एच अपॉन एल, हमने साइन थीटा की जगह एच अपॉन एल रख दिया, एल से एल कट गया तो एम जी एच आ गया। तो हमने ये देखा वर्क डन इन पाथ 1 इज इक्वल्स टू वर्क डन इन पाथ 2 इज इक्वल्स टू वर्क डन इन पाथ 3, implies gravitational force is independent of path chosen। और जब ऐसा होता है तो क्या होता है, gravitational force is conservative in nature। लिख लेना, थ्योरी में आता है ये क्वेश्चन। implies gravitational force is conservative in nature।
तो बच्चों, आई होप आप लोगों को आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। मैंने आज कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के बारे में सब कुछ पढ़ा दिया आपको। सब कुछ एज इन जो थोड़ा बहुत क्वेश्चंस इसके ऊपर ही बनते हैं, लेकिन एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया। कल हम स्टार्ट करेंगे एनर्जी के बारे में, जिसमें हम पढ़ेंगे एनर्जी क्या होती है, मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है, मैकेनिकल में काइनेटिक क्या होती है, काइनेटिक कांस्टेंट फोर्स लग रहा हो तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, वेरिएबल फोर्स लग रहा हो तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है। देन हम देखेंगे वर्क एनर्जी थ्योरम के बारे में। उसके बाद उसके ऊपर न्यूमेरिकल्स हैं। फिर पोटेंशियल एनर्जी आती है। फिर पोटेंशियल एनर्जी के बाद स्प्रिंग आता है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी में स्प्रिंग आता है। फिर पावर आती है, फिर एफिशिएंसी आती है। तो काफ़ी कुछ है इसमें। कोलिजन आता है। तो काफ़ी कुछ है वर्क एनर्जी पावर में, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके ही हर दिन सीखना चाहिए। मेरा टारगेट ये है कि मैं इस चैप्टर को, आज आप देख रहे हैं इसको 13 अगस्त को, आई गेस 13 या 14 में देख रहे हैं इस वीडियो को। मेरा टारगेट है कि 20 अगस्त तक ये चैप्टर जो है कंप्लीट हो जाए हमारा। अच्छी स्पीड है, हम मेंटेन कर रहे हैं, सब कुछ हो जाएगा। धैर्य रखिए और अगली वीडियो तक आने तक इंतज़ार करिए। सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। आप लोगों का प्यार ही है जो इस चैनल को बनाता है। मेरा काम सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन देना है। आप उसको कैसे ग्रास्प कर रहे हो, आप कैसे नोट्स बना रहे हो, कितनी न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस कर रहे हो। मैं यहाँ पर आपको 25-25 न्यूमेरिकल नहीं करा सकता बच्चों। हाँ, मैं इतना कर सकता हूँ कि जहाँ मैं एक टॉपिक पे 2 न्यूमेरिकल करा रहा था, एक चैप्टर टोटल में मैं आपको 10 से 15 न्यूमेरिकल करा रहा था, वहाँ पर मैं आपको 20 से 25 न्यूमेरिकल करा सकता हूँ। लेकिन एक चैप्टर में कम से कम 50-60 न्यूमेरिकल आपको प्रैक्टिस करने चाहिए। उसके लिए आपको एक बुक चाहिए होगी, जो मैंने आपको बताया है कि एस एल अरोड़ा और NCERT। फिलहाल आप इन 2 से काम चलाइए। SC वर्मा बहुत अच्छी बुक है, लेकिन वही बात है कि SC वर्मा करने के लिए आपको बहुत टाइम कंजप्शन चाहिए होता है और आपको बाकी सब्जेक्ट्स भी पढ़ने होते हैं। और फिलहाल जो कोरोना काल चल रहा है, तो इतनी ज़्यादा आप कह सकते हैं कि अपने टीचर से इंटरेक्ट नहीं कर पा रहे कि आप SC वर्मा में कुछ डाउट हो तो एकदम से आप टीचर के कनेक्ट में हो और आप क्वेश्चन उसको सॉल्व करा लो। अगर आपके पास है ऐसा कोई आदमी तो ज़रूर देखिए। SL अरोड़ा में क्या है कि SL अरोड़ा एक तो बहुत अच्छी बुक है, उसके अंदर बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, बहुत सारी थ्योरी है। SL अरोड़ा एक कंप्लीट पैकेज बुक है, इसलिए मैं उसको रेकमेंड करता हूँ। आपके पास वो बुक है तो आपके पास बहुत कुछ है। चलिए, अगली वीडियो तक आने तक इंतज़ार करते रहिए, चैनल को प्यार देते रहिए। थैंक यू।